हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक विद अनीशु। आज हम यूजीसी नेट पेपर वन का पहला यूनिट जो कि आप लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड है और उसका पहला टॉपिक कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक बेसिकली इससे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट इसमें हमको एक बेस बनाना है। ओके, वी विल क्रिएट बेस फॉर लाइक फाउंडेशन फॉर अपकमिंग टॉपिक। ओके, इस यूनिट को समझने के लिए ये टॉपिक आपको समझना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट है इसमें हम लोग बेसिकली सारा जितना टीचिंग का मेथड्स, ठीक है, टीचिंग के सपोर्ट में क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड टेस्ट वगैरह, ठीक है, फिर जितना सब कुछ टीचिंग से रिलेटेड है, क्लासरूम एनवायरनमेंट वगैरह कुछ जितने थ्योरीज वगैरह है, हम सब कुछ इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो टीचिंग का जो मीनिंग है वो आपको पहले पता होना चाहिए, मतलब एक फाउंडेशन बनना चाहिए ना। जब आप टीचिंग से रिलेटेड दूसरी चीज पढ़ेंगे तो उससे पहले आपका क्या बनना चाहिए, फाउंडेशन बनना चाहिए। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो अपकमिंग टॉपिक्स भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा। ओके, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, ये दो चीजें। ओके, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। एप्टीट्यूड इज थिंग बट नेचुरल टेंडेंसी। ओके, हमारे अंदर जितने क्वालिटीज हैं, लाइक व्हाई वी आर स्टडिंग टीचिंग एप्टीट्यूड इन यूजीसी नेट पेपर वन। अल्टीमेटली यूजीसी नेट पे यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद वी आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, सो लाइक कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन वी हैव टू टीच द स्टूडेंट्स। ओके, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट। ओके, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे अंदर टीचिंग का क्वालिटी होना चाहिए। ओके, हाँ, वी हैव टू नो अबाउट टीचिंग मेथड्स, टीचिंग प्रैक्टिसेस, पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ऑल। ओके, तो उसके लिए हमको ये यूनिट पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो जो एप्टीट्यूड है इसका मतलब है आपका नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल स्किल्स। जितना आप लोग के अंदर नेचुरल स्किल, नेचुरल टेंडेंसी वगैरह है उसको ही हम बोलेंगे एप्टीट्यूड। अभी के लिए आप एप्टीट्यूड का मीनिंग वही समझ के रखिए कि इट्स नथिंग बट नेचुरल टेंडेंसी और नेचुरल स्किल। और एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड इज रवैया। रवैया आप लोग ने सुना है ना, हिंदी वर्ड। अदरवाइज वी विल लाइक कंपेयर विथ इट, किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, बिहेवियर जो होता है, ठीक है, बिहेवियर वगैरह, पर्सनैलिटी वगैरह, एटीट्यूड को हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब कोई भी टीचर सिलेक्ट होता है, ऑब्वियसली जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में या फिर कहीं पे भी टीचर सिलेक्ट होते हैं, वो लोग क्या रहते हैं, उनका एप्टीट्यूड, जो उनका स्किल्स रहता है ना, वो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, लेकिन जो पढ़ाई होता है वो क्या सही रहता है, क्यों नहीं होता, उनके एटीट्यूड की वजह से। उनको बस अपना सैलरी से मतलब रहता है, ठीक है, सैलरी मिल रहा है बस, खत्म। तो उनका रवैया गलत हो जाता है, लेकिन उनके पास एप्टीट्यूड है, उनके पास स्किल्स है, बट उनका एटीट्यूड गलत है। आई होप आप लोग को ये दोनों वर्ड का मीनिंग समझ आ गया होगा। हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सो हम लोग का पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। ओके, तो देखिए, टीचिंग क्या है, एक प्लान्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो कि डिजाइन टू प्रमोट लर्निंग। ओके, लर्निंग प्रमोट करने के लिए कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो कि प्लान्ड है। ओके, घर में कुछ भी प्रोग्राम, ओके, इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि घर में कुछ प्रोग्राम हो, फंक्शंस हो, तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग के साथ आते हैं ना। सेम टीचिंग भी वही है, क्लासरूम के एंट्री से लेके एग्जिट तक एक प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है ताकि लर्निंग हो सके। ठीक है, दैट्स व्हाई वी मेक लेसन प्लान। ठीक है, कुछ नहीं है, एक प्लान सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो कि डिजाइन किया जाता है प्रमोट लर्निंग इन स्टूडेंट्स एंड क्लासरूम। ओके, नाउ टीचिंग इज आर्ट एंड साइंस, ऑब्वियसली आर्ट एंड साइंस। साइंस क्यों कि हम लोग जब टीचिंग कराते हैं तब हम लोग कुछ मेथड्स, प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, टीचिंग तो ऐसे ही जाके हम लोग
हवा में नहीं करा सकता, हमको कुछ मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, तो हम कुछ मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आर्ट हम क्यों बोल रहे हैं टीचिंग को? बिकॉज कहीं ना कहीं टीचिंग में हम लोग अपना स्किल्स, क्रिएटिविटी भी शो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स आर्ट। टीचिंग इज आर्ट ऑल्सो। ओके, टीचिंग इज कंसिडर्ड बोथ an art and a science. It is an art because it requires creativity and effective communication. कम्युनिकेशन क्यों चाहिए? अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए इन टीचिंग। ओके, एंड ए साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। ओके, अभी और एक चीज देखिए, एन इफेक्टिव टीचर्स नीड्स टू एसेंशियल कंपोनेंट्स। ओके, एक टीचर जो है, देखिए उसके पास नॉलेज बहुत है, ठीक है, उसको नॉलेज बहुत ज्यादा है, उसने मास्टर्स करके रखा है, पीएचडी करके रखा है, पोस्ट डॉक करके रखा है, ठीक है, प्रोफेसर ही पकड़ लेते हैं, लेकिन उसका इट्स ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ओके, बस एक बार एज्यूम करिए कि कोई भी टीचर या प्रोफेसर ऐसा है कि उसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, फिर उसको पढ़ाना नहीं आता। तो जो इफेक्टिव टीचर होता है, इफेक्टिव टीचिंग होते हैं ना, उनके लिए हमको क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए, प्लस नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड प्रोसेस। टीचिंग का मेथड एंड टीचिंग कैसे कराना है, इसका आइडिया भी हमको होना चाहिए। ये दोनों अगर साथ में रहेगा तभी क्या होगा? इफेक्टिव टीचिंग। ओके, और जो टीचर रहेगा वो इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड रिफर्स टू नेचुरल पर्सन्स नेचुरल एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटेंस इन टीचिंग। वही एप्टीट्यूड, कुछ नहीं, आपका नेचुरल टेंडेंसी जो है वही है। इट इंक्लूड्स द स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड टू टीच इफेक्टिवली, रिकॉग्नाइज लर्नर्स नीड्स। देखो, एक टीचर को क्या क्या होना चाहिए? एक टीचर को पहली बात तो क्या होना चाहिए? जो लर्नर है उसके नीड को समझना पड़ता है, ठीक है। फिर एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर कुछ कुछ फीडबैक्स लेने पड़ते हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव लेवल पे कुछ हम लोग फीडबैक्स लेंगे स्टूडेंट्स के, ठीक है, ताकि उनको और ज्यादा अच्छा बेहतर किया जाए। और फिर उनको असेस करेंगे, ठीक है, कितना उसने बच्चे ने सीखा है, उसके लर्निंग आउटकम्स को। ओके, तो ये सब स्किल्स एक टीचर के अंदर होना चाहिए, ये सब नेचुरल स्किल्स है, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड के थ्रू आता है, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट ऑफ टीचिंग समझ में आया होगा। इसमें से बस आपको ये समझ मतलब थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए कि टीचिंग क्या है? कुछ नहीं है, बस एक प्लान सेट एक्टिविटीज है जो डिजाइन किया गया है किसके लिए? लर्निंग के लिए, लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। और टीचिंग क्या है? आर्ट एंड साइंस है, ठीक है। और टीचिंग, एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या चाहिए आपको? एक सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, साथ में आपको टीचिंग मेथड्स का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, इसमें मास्टरी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का? एक बच्चे को हम पढ़ाते क्यों है? ऑब्वियसली, ठीक है, मेजर आंसर यही होगा कि जॉब के लिए। ओके, बट जॉब के लिए भी तो एक उसके अंदर स्किल आना चाहिए ना। कोई भी अगर जॉब करना चाहता है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए उस जॉब के लिए। तो टीचिंग क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, ठीक है। एक लर्नर का पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होता है वो ही ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का, ठीक है। तो इसको हमने बहुत सारे में बांटा है, जैसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू हेल्प स्टूडेंट। क्या? पहले तो नॉलेज उसको होना चाहिए, फिर उसके स्किल्स डेवलप होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज, मॉरल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका बिहेवियर इंप्रूव होना चाहिए। यही सब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। आपको ये सब चीजें बस रिलेट करना है, इसमें कुछ सीखने लायक नहीं है या फिर याद करने लायक नहीं है, आप खुद से रिलेट करके ये सब चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। टीचिंग also aims to enhance critical thinking, encourage lifelong learning, promote social responsibility, and foster creativity and confidence. टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, एक बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, उसको सोसाइटी के लिए कैसे सोसाइटी में चले, इन सब के लिए उसको तैयार करना, यही सब तो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। इसके अलावा और क्या है? ठीक है, तो यही सब हमको याद रखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। देखो, इफेक्टिव टीचिंग जो है ना, उसमें हर बार फीडबैक रहेगा। ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बता के रखता हूँ जो प्रिंसिपल्स है। आई मीन जो इफेक्टिव टीचिंग होता है,
उसमें फीडबैक रहता ही है, ठीक है। एक्टिव लेवल का है, मतलब अगर आप बच्चों से पढ़ा रहे हो ना, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो अगर बस आप पढ़ा के चले जाओगे तब उसका कुछ मायने नहीं रहता, ठीक है। आपको बच्चों से भी फीडबैक लेना पड़ता है। तो इफेक्टिव टीचिंग तभी पॉसिबल जब फीडबैक मिलेगा आपको, ठीक है, रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है हमको इफेक्टिव टीचिंग के लिए। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ऑब्वियसली टीचिंग विदाउट प्लानिंग नहीं हो सकता, तो एक प्लानिंग होना चाहिए। टीचिंग शुड बी वेल प्लान्ड विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए, और उसमें हम लोग एप्रोप्रिएट मेथड यूज करें एंड सुटेबल लर्निंग एक्टिविटीज भी हो उसमें, ठीक है। जो आपका जो टीचिंग है ना, उस ये प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग यही कहता है कि एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए और जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर चाहिए। जो आप पढ़ा रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो क्लियर होना चाहिए। आप उसको अच्छे अप्रोप्रिएट मेथड से पढ़ाओ, एक अच्छे प्रोसेस के थ्रू पढ़ाओ, ठीक है। और अच्छे एक्टिविटीज के थ्रू मतलब जो टीचिंग करा रहे हो उसको आप क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करो, ओके। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, और वी कैन से प्रीवियस नॉलेज, ओके, प्रीवियस नॉलेज। जब भी हम देखना एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह जो होते हैं ना, आपको कुछ कुछ टॉप यूनिट्स ऐसे भी मिलते हैं क्लास 7 में जो पढ़ा है वो क्लास 8 में फिर से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको प्रीवियस नॉलेज जो हम क्लास 8 में जब नया टॉपिक शुरू करेंगे, कोई भी यूनिट है तो उसको हमने ऑलरेडी अपने पास्ट में पढ़ के रखा है, थोड़ा बहुत उसका एक बेस बना के रखा है, ठीक है। तो वो हमको हेल्प करेगा फॉर अपकमिंग यूनिट्स, ओके। तो ही बोला है कि जो पास्ट में हम लोग ने पढ़ा है प्रीवियस नॉलेज जो है उसका भी यूटिलाइज फॉर ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, ओके। न्यू नॉलेज शुड बी लिंक्ड विथ लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल, यही बोला है इसमें। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, टीचिंग कभी रिजिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो होना चाहिए फ्लेक्सिबल, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर एंड लर्नर, और स्टूडेंट्स को थोड़ा क्लासरूम में क्या देना चाहिए, छूट देना चाहिए, ताकि वो लोग अपने तरीके से अपने जो नीड्स है उसको उस हिसाब से लर्निंग कर सके, ठीक है। तो टीचर शुड अडेप्ट टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड, एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड क्लासरूम सिचुएशन। अगर आप रिजिड बना दोगे क्लासरूम सिचुएशन में तो वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्लासरूम होगा ही नहीं, फ्लेक्सिबल ही नहीं होगा, क्लासरूम इफेक्टिव ही नहीं होगा, ठीक है। तो यही बोला है इसमें। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिटनेस ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, वही बात है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए आपके टीचिंग में। प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल, जो आपका क्लासरूम का इन्वायरमेंट हो सपोर्टिव हो टू द स्टूडेंट्स एंड क्या हो उसमें नेगेटिविटी ना हो, पॉजिटिविटी हो, ठीक है, डिसिप्लिन रहे, ठीक है, फॉर इफेक्टिव लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, चाइल्ड सेंटर्डनेस क्योंकि हम लोग चाइल्ड पे ज्यादा फोकस करेंगे, और जो टीचर रहेगा वो ही और शी विल एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, ओके। जो उनका कुछ काम नहीं है, वो गाइड करना है स्टूडेंट को। चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होगा, जो चाइल्ड रहेगा हम उस पे फोकस करेंगे, वो अपने एक्टिविटी करके उसके नीड के अकॉर्डिंग वो पढ़ेगा, ठीक है। उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि उस पर थोप देंगे सब कुछ, ऐसा नहीं करना, वो अपने अकॉर्डिंगली पढ़ेगा, ठीक है। तो ही है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, भाई सभी बच्चे अलग होते हैं, कुछ ज्यादा अच्छे हैं, कुछ उनसे थोड़ा नीचे आते हैं, एवरेज है, ठीक है, कुछ पोर है। तो मतलब पढ़ाई तो सबका सेम नहीं होता ना, सबका आईक्यू लेवल थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, कभी कभार फिजिकली भी कुछ कुछ लोग ऊपर नीचे रहते हैं। तो हमको इंडिविजुअल डिफरेंस को देखना पड़ेगा, ठीक है, और उस हिसाब से यूनिक टीचिंग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, और एक इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट हमको मतलब जब टीचिंग करेंगे तब हमको एक इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। वही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ओके। सिंस एवरी लर्नर इज यूनिक, टीचिंग शुड accommodate differences in abilities, learning styles, interest and background. Principle of effective strategies and instructional material, ठीक है। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हमको अप्लाई करना है क्लासरूम में, स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हम लोग क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग टीचिंग, ताकि जो हमारा क्लासरूम का टीचिंग हो, जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हो ज्यादा इंप्रूव हो सके, इफेक्टिव हो सके, बच्चों को इंटरेस्ट आ सके, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट्स, देखो
हम जब कुछ भी पढ़ते हैं ना, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसको हमको रिलेट करना पड़ेगा, अपने अपने लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा, डेली लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा। ये यही चीज यहाँ पे कोरिलेशन विथ लाइफ में बोला है। ओके, एंड इवन की हमको क्या करना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कोरिलेट करना पड़ेगा, दूसरे सब्जेक्ट के साथ हमको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम लोग जो है एडुकेशन एक सब्जेक्ट है। ओके, एडुकेशन जो एम एन एजुकेशन, बी एन एजुकेशन होता है, आपको एचएस में भी मिल जाएगा। तो वो जब पढ़ते हैं ना, उसको हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, फिलोसॉफी पढ़ते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो ऐसे ही मतलब कोरिलेट करना है दूसरे सब्जेक्ट के साथ, कि कनेक्ट करना है, कि एक मतलब जो आपका एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करने से स्टूडेंट का एक इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, वही बात है कि हमको स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखना है जब हम पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे बोला है, नॉलेज शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स टू प्रमोट कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। एक बच्चे को बस अपने एडुकेशन सब्जेक्ट का नहीं, एडुकेशन से रिलेटेड जो सोसाइटी में चीजें है उसका भी इसको समझ आएगा। एक बच्चा का जो साइकोलॉजिकल ये सब मतलब जो मेंटल सोच है, इन सब के साथ एडुकेशन कैसे रिलेट कर पा रहा है, समझ पाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है कि सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करना है, रिलेट करना है, कनेक्ट करना है, सेम लाइफ के साथ कनेक्ट करना है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन कुछ नहीं है, जो आपका स्टूडेंट हो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, तभी जाके इफेक्टिव टीचिंग होगा। ओके, फिर आगे हम लोग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। मोटिवेशन होना चाहिए, बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं होता। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिव, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ओके, दो टाइप का मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो आपके अंदर से आता है, ठीक है, कि जैसे अंदर से मोटिवेटेड होना, अंदर से कुछ डिजायर है आपके, ठीक है, जो फुलफिल करना है। ऐसा नहीं कि आप रिवॉर्ड के लिए कर रहे हो, या फिर डर के मारे कर रहे हो, या फिर किसी का तारीफ सुनने के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब आप अब खुद के अंदर कुछ ऐसे, मतलब ऐसा एग्जांपल्स दे दूं कि भाई ईगो ईगो है इसलिए करना है, ऐसा टाइप, ठीक है। या फिर समझ लो कि नहीं, मेरे को अपने लिए करना है, खुद के लिए करना है। आपको बुक पढ़ना कभी कभी, जैसे कि हम लोग ऐसे एक बुक के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को अपना जो ग्रेजुएशन वगैरह का बुक होते हैं, नॉर्मल जो बुक होते हैं जो हमको स्कूल में पढ़ना होता है, उसमें हमको पढ़ने में बोरिंग लगता है। ओके, बट क्या होता है जब हम लोग जिनको दूसरा नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का मन होता है, तो उन लोग को क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट आता है ना, वो हो गया हम लोग का इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और जो हम लोग मजबूरी में पनिशमेंट के डर से या फिर ग्रेड्स के डर से पढ़ रहे हैं, तो हो गया हम लोग का एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इसको हम बहुत सारी चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो वही प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन बहुत जरूरी है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। एक स्टूडेंट जो है वो मतलब मोटिवेटेड रहे, ताकि लर्निंग भी क्या बोलते हैं, इफेक्टिव हो, और टीचिंग भी इफेक्टिव हो। प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी एंड कोऑपरेशन, टीचर्स शुड अंडरस्टैंड स्टूडेंट फीलिंग्स एंड नीड्स व्हाइल प्रमोटिंग कोऑपरेशन। ऑब्वियसली टीचर और स्टूडेंट के बीच बीच एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट बनना चाहिए, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट बनना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, इफेक्टिव टीचिंग होगा। फोस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, एक बच्चा जब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी तभी जाके शो कर सकता है ना, अगर आपने आपको उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला जहाँ पे वो खुल के एक्सप्रेस कर पा रहा है, तभी तो जाके वो क्या कर सकता है, क्रिएटिविटी, अपना क्रिएटिविटी शो कर सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चेंज, rest and recreation, learning become more effective when there is a variety in teaching activities. Okay, variety of teaching activities रहेगा तो क्या होगा, learning और ज्यादा effective होगा। along with adequate breaks, ब्रेक भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा रेगुलर पढ़ते जा रहे हो, नहीं, साथ में ब्रेक भी होना चाहिए। रिक्रिएशनल एक्सपीरियंसेस टू प्रिवेंट बोर्डम एंड फैटिग। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया आपका होगा आपको। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ, सेम वी हैव डिस्कस इन जनरल प्रिंसिपल्स। ओके, एक्चुअल लाइफ के साथ हमको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। ओके, तो क्या होना चाहिए टीचिंग में, फीडबैक होना चाहिए एंड रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। फीडबैक एक टीचर को भी मिलना चाहिए थ्रू स्टूडेंट, एंड एक टीचर स्टूडेंट को फीडबैक दे सके, दोनों होना चाहिए। क्यों? अगर टीचर कहीं पे लैग कर रहा है, उसका पढ़ाने के तरीके में कुछ खामियां है, तो एक स्टूडेंट उसको फीडबैक दे सकता है। ठीक है,
कि सर आप यहाँ पे थोड़ा गलती कर रहे हैं, गलती नहीं, लाइक आप थोड़ा यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रहा है आपसे समझने में, आप इस जगह में सुधार सकते हैं, ठीक है। इवन कि टीचर को तो ऑब्वियसली करना चाहिए कि वो स्टूडेंट को फीडबैक दे कि देखो बेटा कि तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा वीकनेस है, तुम इस जगह में इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। वैसा टाइप का फीडबैक, इट शुड बी पॉजिटिव, ओके। रिइंफोर्समेंट भी होना चाहिए, अगर किसी क्लासरूम में किसी स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, इवन कोई स्टूडेंट है जो बहुत पुअर है, मतलब पढ़ाई के मामले में, तो उसको हम लोग थोड़ा बहुत रिइंफोर्स करेंगे ताकि उसके जो अच्छे क्वालिटीज उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, ठीक है। तो ही है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज। देखो ह्यूमन ब्रेन को कुछ चीजें याद करने के लिए बार बार रिपीटिशन चाहिए और उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो बार बार रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि क्या हो सके, रिटेंशन पावर इंप्रूव हो सके, ठीक है। ताकि हमारा जो कंसेप्ट एंड स्किल्स है उसमें हम लोग क्या कर सके, मास्टरी कर सके। प्रिंसिपल ऑफ रिमीडियल टीचिंग। जैसे कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स कुछ कुछ जगह में लैग करते हैं, तो उनको एक रिमीडियल टीचिंग हम लोग दे, ठीक है, ताकि उनका जिस जगह में प्रॉब्लम हो रहा है वो सही हो सके। वो हमको कैसे पता चलता है, थ्रू सम टेस्ट। टेस्ट लेने के बाद हमको पता चलता है ना कि स्टूडेंट इस एस्पेक्ट में थोड़ा कमजोर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रिमीडियल टीचिंग देंगे तो ये इंप्रूव कर सकता है। इवन कि देखना बोर्ड बोर्ड में कभी कभार क्या होता है, बोर्ड एग्जाम 10th एंड 12th में कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब रहता है, तो उनको क्या दिया जाता है, रिमीडियल टीचिंग दिया जाता है, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग ग्रुप डायनेमिक्स। टीचर शुड मेक effective use of group activities, discussion and collaborative learning to enhance communication, cooperation, leadership and social skill. Obviously जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस, अगर स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच अगर हम ग्रुप बना के उनको थ्रू एक्टिविटी, डिस्कशन एंड कोलाबोरेशन के साथ अगर उनको पढ़ने के लिए दे, तो स्टूडेंट्स ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। Learning becomes more effective when multiple senses जैसे कि seeing, hearing, listening, touching, etc. are actively involved in teaching learning process. जितना हम अपने सेंसेस को यूज करेंगे ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस, उतना ज्यादा क्या होगा, जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। एक टीचर जो है, देखो हम लोग तो क्लासरूम में पढ़ाते ही हैं, ठीक है। क्लासरूम में पढ़ाने के बाद स्टूडेंट का क्या रोल रहता है कि वो जाके घर में भी खुद से पढ़े, ठीक है, खुद से पढ़े और उस चीज को रिफ्लेक्ट बैक करे। सेम जैसे मैं यहाँ पे आप सब यूजीसी नेट का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबका काम क्या है, इस चीज को खुद से फिर सेल्फ, अपने अपने तरीके से सेल्फ लर्निंग करना, ठीक है। अपने तरीके से आप पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। मैं तो आपको बस बता दे रहा हूँ कि आपको तो यहाँ से मैं इतना ही बता सकता हूँ ना कि कौन कौन सा चीज आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और इस टॉपिक का मतलब क्या है। बाद बाकी तो आपको करना है ना, आपको उस चीज को प्रैक्टिस करना है, अपने तरीके से पढ़ना है, अपने तरीके से समझना है। तो वही है कि हम लोग इनकरेज कर सके सेल्फ लर्निंग, ओके। आपको कुछ चीजें खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस वगैरह खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो टीचर है वो क्या करे, एक स्टूडेंट को इनकरेज करे सेल्फ लर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये रहा कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, और हमने डिस्कस किया आपके जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ये भी डिस्कस कर लिया, कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, फिर आपका क्या हो रहा था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग डिस्कस कर लिया, ओके। तो ये ऊपर ऊपर से हमने जितना भी पढ़ा है ये सब चीजें हमको बस समझने के लिए, जो जब पीवाईक्यूज वगैरह है जिस टॉपिक से आता है वो सब मैं 4-5 पीवाईक्यू करवा दूंगा। फिलहाल इस टॉपिक से हमको बस एक बेस बनाना है इस यूनिट का। बाद में नए टॉपिक जैसे कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी वगैरह हो गया, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हो गया, फिर इन सब से जो पीवाईक्यूज आता है वो हम लोग करेंगे, ओके। अभी बस आप लोग इस टॉपिक को समझ के इस यूनिट के लिए एक बेस बनाइए, फाउंडेशन बनाइए, ओके। आई होप आप सभी को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आई गेस एक क्वेश्चन रखा है मैंने, हाँ, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से लेके ही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन किससे रिलेटेड था आपका, रिवॉर्ड से, पनिशमेंट, प्रेज, इससे रिलेटेड था, एक्सटर्नल चीज है, ठीक है। इंटरनल से क्या था, इंटरनल से था आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और एक्सट्रिंसिक से क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर्स। बहुत खराब है, फैक्टर्स।
ओके, तो इट इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स नॉट रिलेटेड टू द एक्टिविटी इटसेल्फ। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही लग रहा है ना, बेस्ड ऑन फैक्टर्स नॉट रिलेटेड टू द एक्टिविटी इटसेल्फ, एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, बट एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं। ओके, दूसरा चीजें देखते हैं। इट इज नेचुरल टेंडेंसी टू सीक आउट पर्सनल इंटरेस्ट, नहीं है तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। पर्सनल इंटरेस्ट जब आ गया आपका अंदर का, जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है ना, तो वो तो इंट्रिंसिक से, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, हमने पढ़ा था। इट इज द नेचुरल टेंडेंसी टू कॉन्क्वेयर चैलेंजेस, ये भी आपका क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इट मोटिवेट्स टू डू समथिंग व्हेन वी डोंट नीड टू डू, ये भी इट मोटिवेट्स टू डू समथिंग। ये दोनों ऑप्शन में थोड़ा लग रहा है, लेट्स सी, ये दोनों तो कट हो गया। इट मोटिवेट्स टू डू समथिंग व्हेन वी डोंट नीड टू डू, नो नीड टू डू, it motivates to do something when we don't need to do। I guess आंसर वन ही सही है इसका, ठीक है। इसका ऑप्शन वन ही सही है, ठीक है। ये नहीं होगा, इट मोटिवेट्स टू डू समथिंग व्हेन वी डोंट नीड टू डू, ये भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन से ही है रिलेटेड, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स नॉट रिलेटेड टू द एक्टिविटी इटसेल्फ, क्यों एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं, आप लोग मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, एक्टिविटी से ना रिलेटेड और फैक्टर्स फिर भी हमको तो करना पड़ता है ना, जैसे मजबूरी में कर रहे हैं या फिर रिवर्ट के लिए पनिशमेंट के डर से कर रहे हैं, वही। तो आपका ऑप्शन वन सही है इसका आंसर। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करेंगे, और जितना भी लाइक आप लोग के फ्रेंड्स वगैरह है मास्टर्स में कर रहे हैं, तो मास्टर्स वगैरह में है कोई अभी स्कॉलर्स वगैरह होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोग प्लीज एक दूसरे के साथ अपना ये जो वीडियो है ये शेयर कीजिए। प्लस जो नोट्स वगैरह है, तो मैंने जो ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप में, उसमें मैं नोट्स वगैरह चैप्टर खत्म होने के बाद सब कुछ शेयर कर दूंगा। नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री में रहेगा, सब कुछ, इवन की वीडियोस तो ऑब्वियसली फ्री है, नोट्स भी फ्री में ही रहेगा। तो आप अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है सबको शेयर कीजिए वीडियो वगैरह। असम यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं वो लोग भी प्लीज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।